बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हमारे पास जो टॉपिक है डिस्कस करने को वो है मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज एक छोटे से सवाल से करते हैं। जस्ट इमेजिन करें कि अगर ये बॉक्स एक जगह पर मौजूद है और इस बॉक्स से एक कार और एक मोटरसाइकिल आकर हिट करे, तो मैं आपसे पूछता हूं कि किसका इंपैक्ट ज्यादा होगा, कौन उस बॉक्स को ज्यादा मूव कर पाएगा, किसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगी। तो आप में से ज्यादातर बच्चों का ख्याल होगा कि कार के पास, बिकॉज यू आर कंसीडरिंग द मैस। आप मैस के हिसाब से देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जिसके पास मैस ज्यादा होगा उसका इंपैक्ट ज्यादा होगा। लेकिन जस्ट इमेजिन करें, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रीफ्रेज करता हूं, चेंज करता हूं। अब मैं कहता हूं कि वो जो बाइक है वो स्पीड से आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर की, जबकि वो जो गाड़ी है वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। अब बताएं कौन उस बॉक्स को ज्यादा डैमेज करेगा। तो अब आप कहेंगे कि सर वो जो बाइक है वो ज्यादा डैमेज करेगी। यानी कि हमने यहां से ये सीखा कि ना सिर्फ चीजों का मैस इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि चीजों की स्पीड कितनी है, वो जो मैस है वो कितनी मोशन से आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट? इस क्वांटिटी को हम कहते हैं मोमेंटम। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चीजों को मूव कर रहे हैं, तो मोमेंटम की बजाय हम वर्ड यूज कर लेते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर मोमेंटम हम क्या कहेंगे, किस चीज के पास मोमेंटम है स्टूडेंट्स? जब भी कोई चीज, कोई मैस मूव कर रहा हो कम स्पीड से या ज्यादा स्पीड से, जैसी मर्जी स्पीड हो, जब भी कोई मैस मूव कर रहा हो तो हम कहेंगे इस मैस के पास लीनियर मोमेंटम है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम यहां से एक आसान लफ्ज कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम के लिए कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम या व्हाट इज मोमेंटम? A mass in motion। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त बताइए मेरे पास मोमेंटम है या नहीं, तो आप कहेंगे सर यू हैव मैस बट यू आर नॉट मूविंग। तो क्योंकि आपके पास स्पीड नहीं है तो आपके पास मोमेंटम भी नहीं होगा। जब किसी चीज के पास मोमेंटम हो तो वो दूसरी चीजों को जाकर हिट करेगी, क्योंकि उसके पास मैस भी है और उसके पास स्पीड भी है, मोशन भी है, तो फिर हमारे पास वो कुछ ना कुछ इंपैक्ट क्रिएट करेगी। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया वैसे उसके बारे में एक बात। एक और नाम आपने याद रखना है लीनियर मोमेंटम का, और वो नाम है क्वांटिटी ऑफ मोशन। याद रखिएगा, लीनियर मोमेंटम का एक और नाम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब आते हैं जरा हम मोमेंटम की डेफिनेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को भी बताया कि जब किसी चीज का मोमेंटम देखना हो कि उसका मोमेंटम कितना है, कितना इंपैक्ट करेगा वो हिट करने के बाद, तो आप कैसे देखेंगे? क्या सिर्फ मास को देखेंगे? आपने कहा नहीं सर, मास के साथ साथ हमें स्पीड भी देखनी पड़ेगी। यही मोमेंटम की डेफिनेशन है। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? डेफिनेशन लिख रहा हूं। लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ mass and linear velocity। mass और linear velocity का जो प्रोडक्ट है उसे हम linear momentum कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहां से हम फॉर्मूला निकालेंगे P is equals to mv। ये P क्या है? ये linear momentum है, और ये V क्या है? ये linear velocity है। नाउ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो याद रखिएगा नेक्स्ट चीज कि लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हर वेक्टर की कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होती है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन कहां होगी जरा देखते हैं। जब हमारे पास स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो जो नया वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो इस वेक्टर की होगी। तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कहां हुआ?
जहां को वेलोसिटी होगी वहीं लीनियर मोमेंटम होगा। तो स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम is always in the direction of linear velocity। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन हो गई। आइए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक गाड़ी आगे को जा रही है, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन आगे को है। हमें मालूम है चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में हमने पढ़ा कि जहां डायरेक्शन ऑफ मोशन वहीं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी भी आगे को होगी। अब जहां डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वहीं मोमेंटम भी होगा, तो यहां इसी डायरेक्शन में हमारे पास मोमेंटम का भी वेक्टर बनेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं that if a body is moving in a circular path with uniform speed से मूव कर रही है, यानी कि 20 स्पीड है 20 ही रहेगी, यूनिफॉर्म स्पीड, which quantity is not constant, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं होगी? नाउ ऑप्शन ए देखिए जी, काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी देखिए मोमेंटम, और ऑप्शन सी है बोथ, और ऑप्शन डी है नन। नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन करें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। और स्टूडेंट्स, मोमेंटम का फार्मूला क्या है? mv। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया कि वो जो बॉडी है सर्कल पाथ में मूव कर रही है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड है, अगर स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि मोमेंटम में भी v आ रहा है। स्टूडेंट्स, ये मोमेंटम में जो v आ रहा है ये v का वेक्टर है, और जब कोई सर्कल पाथ में मूव कर रहा हो तो सर्कुलर पाथ के अंदर उस चीज की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है, और जैसे जैसे वो मूव करेगी उसकी वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट क्योंकि चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। इसका मतलब यहां पर कौन सी चीज सर्कल में मूव करते हुए कांस्टेंट नहीं होगी? लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन चेंज होने से फर्क पड़ता है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से हम इस लीनियर मोमेंटम के यूनिट फाइंड आउट करते हैं। तो जरा देखते हैं इस लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा। ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास मैस आ रहा है, मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और साथ क्या आ रही? वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यूनिट आया मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं, और वो है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करें तो यही चीज आ जाएगी। स्टूडेंट्स, करके देखते हैं। ये देखिए, न्यूटन का आंसर आपको मालूम है, न्यूटन क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू दिस सेकेंड, तो हमारे पास ये बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो वही चीज आ गई। तो ये दोनों ही मोमेंटम के यूनिट है। एक आखिरी चीज स्टूडेंट्स, अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें, डायमेंशन के लिए किलोग्राम की जगह किलोग्राम मैस है m, मीटर लेंथ है l, सेकेंड टाइम है t, और सेम पावर्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो ये बन गई मोमेंटम की डायमेंशन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हो गए। एक में हम कहते हैं भाई चीजों पर इंपैक्ट तब होगा जब उन पर फोर्स लगाएंगे, और अब मैंने बोला कि चीजों का इंपैक्ट डिपेंड करता है कि मोमेंटम कितना है। क्या मोमेंटम और फोर्स का आपस में कोई रिलेशन है? तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि मोमेंटम और फोर्स का आपस में क्या रिलेशन है। स्टूडेंट्स, अब मैं डिस्कस करने लगा हूं मोमेंटम एंड फोर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी आर्टिकल को
हम एक और नाम भी दे सकते हैं। देखिए फोर्स न्यूटन की किस लॉ से आती थी? न्यूटन के सेकंड लॉ से। इस वजह से समटाइम्स मैं इसको कहूंगा कि मोमेंटम एंड फोर्स की बजाय मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ। जब मैं न्यूटन सेकंड लॉ की बात करूंगा तो बेसिकली मतलब मेरा फोर्स ही होगा, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? F इज इक्वल टू एम ए, और F इज इक्वल टू एम ए जो है वो फोर्स है। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ को रिलेट करने के लिए मुझे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, और वो एग्जांपल ये है कि जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास एक बॉल है जिसका मास m है और वो स्पीड vi से मूव करे, और मैं इस पर एक फोर्स लगा देता हूं। क्योंकि हमें मालूम है बॉडी पर जब भी फोर्स लगती है तो वो फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज कर देगी। तो ये फोर्स जो है, पहले ये वेलोसिटी vi से मूव कर रहा था, तो ये फोर्स उसकी वेलोसिटी vi से बढ़ाकर vf कर देगी, और ये फोर्स टाइम t तक लगती रही। अब क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो गई है, हमें मालूम है जब किसी चीज की स्पीड चेंज हो तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, वो एक्सेलरेशन हम उस एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं बताता जाऊं, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और वर्ड्स में लिखेंगे कि सपोज अ बॉडी ऑफ मास m is moving initially with velocity vi, a force F acts for time t to increase the speed from vi to vf। तो हम वही सारी चीज जो हम लोगों ने डिस्कस की है उन्हीं को अल्फाजों में बयान कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स जरा देखते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है। इस चैप्टर में हमने पढ़ा एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती तो vf माइनस vi ओवर t। ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। नाउ स्टूडेंट्स हमें यह भी मालूम है कि एक्सेलरेशन न्यूटन के अकॉर्डिंगली क्या है? F इज इक्वल टू एम ए, तो A किसके बराबर होगा वो भी देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है A इज इक्वल टू F, और ये M इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। A इज इक्वल टू F ओवर M। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 में आपको खास बात पता चली, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी एक्सेलरेशन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी एक्सेलरेशन है। अगर दो इक्वेशंस की एक साइड बराबर हो तो उनकी दूसरी साइड भी बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं, हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन के बराबर है, तो फिर राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड क्या बन रही है? F ओवर M। उसकी राइट हैंड साइड क्या बन रही है? VF माइनस VI ओवर T। नाउ स्टूडेंट्स ये M उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये M उधर VF माइनस VI से मल्टीप्लाई होगा, सारी चीज वही, बस M उधर ले गए। नाउ स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट खोलूंगा तो M पहली चीज से मल्टीप्लाई होगा, दूसरी से भी। तो जरा देखते हैं, M जब VF से मल्टीप्लाई होगा तो ये MVF, और M जब VI से मल्टीप्लाई होगा ये MVI डिवाइडेड बाय T। स्टूडेंट्स MV क्या होता है? आज का हमारा आर्टिकल था कि MV तो मोमेंटम होता है, लेकिन ये MVF है, यानी कि ये फाइनल मोमेंटम है। बिल्कुल इसी तरह से इसके साथ P लिखूंगा मोमेंटम, लेकिन छोटा सा F भी लिखूंगा। ये MV भी तो मोमेंटम है, लेकिन इनिशियल मोमेंटम है डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ स्टूडेंट्स PF माइनस PI चेंज इन मोमेंटम आ गया, तो ये हमारे पास फोर्स बराबर आ गई डेल P ओवर डेल T के। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस इक्वेशन के
लेफ्ट साइड पर फोर्स है और राइट साइड पर मोमेंटम है, यानी कि ये फोर्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप बता रही है। इसका मतलब रिलेशनशिप आया क्या है, जरा देखते हैं कि जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, ये जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स क्या करेगी, ये देखिए गौर से, ऊपर चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, नीचे टाइम आ रहा है। जब किसी भी चीज को आप टाइम के लिहाज से देखें, किसी भी चेंज को आप टाइम के लिहाज से देखें, तो वो बन जाता है रेट ऑफ चेंज। ये चेंज इन मोमेंटम अगर खाली डेल्टा पी होता, लेकिन डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ चेंज। तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अप्लाइड फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी। स्टूडेंट्स, मैं अक्सर बच्चों से एक क्वेश्चन करता होता हूं, मैं कहता हूं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ डेल पी ओवर डेल टी, और ऑप्शन है न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन बी है सेकेंड, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट्स, बच्चे फौरन ही क्या करते हैं, डेल पी ओवर डेल टी के यूनिट निकालना शुरू कर देते हैं। देखिए इसका आसान शॉर्टकट क्या है, डेल पी ओवर डेल टी किसके बराबर है, हमने देखा कि डेल पी ओवर डेल टी तो फोर्स के बराबर है, और अगर ये फोर्स के बराबर है तो डेल पी ओवर डेल टी का वही यूनिट हो जाएगा, फोर्स का यूनिट है। अब फोर्स का यूनिट तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि न्यूटन होता है, तो हम फौरन से कहेंगे यहां पर भी कि डेल पी ओवर डेल टी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। कैसे निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है डेल पी ओवर डेल टी फोर्स के बराबर है, तो डेफिनेटली उसका यूनिट न्यूटन के बारे में होगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था मोमेंटम का, और मोमेंटम और फोर्स के दरमियान रिलेशन क्या था। लेकिन स्टूडेंट्स, अब ये इंपल्स क्या चीज है, इंपल्स को देखने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं। वो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जब भी दो चीजें टकराती हैं, हिट करती हैं, तो डैमेज कितना होगा, इंपैक्ट कितना होगा, पेन कितनी होगी, ये कौन डिसाइड करता है? और आप में से ज्यादातर बच्चे फौरन से सोचेंगे सर फोर्स डिसाइड करती है। लेकिन ये बात किसी हद तक ठीक है, मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ये बात ठीक होती तो अगर आप 10 न्यूटन की फोर्स जब भी लगाते आपको एक जैसी पेन होती, क्योंकि फोर्स तो सेम है और फोर्स ही डिसाइड कर रही है कि डैमेज कितना होना है, पेन कितनी होनी है। लेकिन अगर आप यही 10 न्यूटन की फोर्स से फुटबॉल को किक करें और फिर इसी 10 न्यूटन की फोर्स से इस ईंट को किक करें, क्या आपको एक जैसी पेन होगी? आप फौरन कहेंगे नहीं सर, नीचे वाली जो केस है उसमें जो पेन है वो ज्यादा होगी, वही 10 न्यूटन की फोर्स ज्यादा फील होगी। अब ऐसा क्यों है? अगर दोनों फोर्सेस 10 न्यूटन है तो फिर हमें एक कम फील और एक ज्यादा फील क्यों हो रही है? इस कॉन्सेप्ट का ताल्लुक है इंपल्स के साथ, वो मैं समझाता हूं। लेकिन सबसे पहले हम जरा डिस्कस करते हैं कि फोर्सेस की दो टाइप्स होती हैं। एक को बोलते हैं नॉन इंपल्सिव फोर्स और एक को बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। क्योंकि हमारा टॉपिक ही इंपल्स के बारे में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो इंपल्सिव फोर्स ही होंगी। लेकिन मैं नॉन इंपल्सिव फोर्स भी पहले बता दूं। देखिए नॉन इंपल्सिव फोर्स क्या है? आप ग्राउंड पर खड़े, आपका एक वेट है, वो वेट कॉन्स्टेंटली आपको नीचे खींच रहा है। कब से? अजल से, हमेशा से, जब से आप मौजूद हैं। इसका मतलब ये फोर्स जो वेट की फोर्स है, ये कितने अरसे से लग रही है, कितने ड्यूरेशन में लग रही है? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत लंबी ड्यूरेशन, कई सालों से लग रही है। इसे बोलते हैं नॉन इंपल्सिव फोर्स। ऐसी फोर्स ज्यादा अरसे तक के लिए लगती है और ये नियरली कांस्टेंट होती है या कांस्टेंट होती है। लेकिन जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट, मैं इस फुटबॉल को किक करूं, जब मैं इस फुटबॉल को किक करूंगा तो क्या ये बहुत लंबे अरसे के लिए फोर्स लगेगी? नहीं, बड़ी थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट इंटरवल के लिए, और बड़ी ज्यादा फोर्स लगेगी। इसे बोलते हैं कि ये एक इंपल्सिव फोर्स है। तो व्हाट इज इंपल्सिव फोर्स? इट इज इंपल्सिव फोर्स को अभी मैं डिस्कस करता हूं
इम्पल्सिव फोर्स क्या होती है? इट इज द फोर्स, कौन सी फोर्स? विच एक्ट्स फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत थोड़ी देर के लिए लगती है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, एंड हैज वेरी हाई मैग्नीट्यूड। थोड़ी देर के लिए लगती है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल देख लें। जब आप क्रिकेट बैट से बॉल को हिट करते हैं तो ये भी थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगा देती है बॉल के ऊपर, इसे भी हम बोलेंगे ये भी एक इंपल्सिव फोर्स है। इंपल्सिव फोर्स की एक एग्जांपल भी हो जाए, इंपल्सिव फोर्स व्हेन अ क्रिकेट बॉल हिट्स द बैट, तो वो जो फोर्स लगेगी वो एक इंपल्सिव फोर्स होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स बहुत थोड़े टाइम में लग रही है। ये दो बातें, ये इंपल्सिव फोर्स कहलाती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यान से सुनना है। इंपल्सिव फोर्स कांस्टेंट नहीं होती, याद रखिएगा। इंपल्सिव फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंपल्सिव फोर्स की। कांस्टेंट क्यों नहीं होती, और अगर कांस्टेंट नहीं होती ये चेंज कैसे होती है, जरा देखते हैं। स्टूडेंट जरा देखिए, मैं इस फुटबॉल को किक करूंगा और मैं आपको इसको स्लो मोशन में दिखाता हूं। जरा देखिए, ये फुटबॉल को मैं किक कर रहा हूं तो फुटबॉल आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो पैर है, जो पांव है, वो इस फुटबॉल पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है, और फिर फोर्स एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंची और उसके बाद अब फुटबॉल जो है मुझसे अलग होना शुरू होगी, सेपरेट होना शुरू होगी, तो फोर्स जो मेरा पांव फुटबॉल पर लगा रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। अब दोबारा से इसको फिर से स्लो मोशन में देखते हैं, और अब इसको स्लो मोशन देखने के साथ साथ इसका ग्राफ भी बनाते हैं। तो स्टूडेंट जरा देखें, शुरू में फोर्स लगी और फोर्स बहुत कम, और आहिस्ता आहिस्ता फोर्स बढ़ रही है क्योंकि कांटेक्ट ज्यादा हो रहा है, और फोर्स मैक्सिमम हुई। उसके बाद बॉल जो है वो दूर जाना शुरू हुई, तो बॉल और फुट के दरमियान कांटेक्ट कम हो रहा है, अब फोर्स कम हो रही है, और फोर्स कम होते होते इस तरह से जीरो हो गया। तो ये हमारे पास जो ग्राफ आया, इसको जरा देखें, ये एक इंपल्सिव फोर्स का ग्राफ है। आप देख रहे हैं इंपल्सिव फोर्स हरगिज कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट फोर्स लग रही है। नाउ स्टूडेंट्स, इंपल्स को कैसे डिफाइन करना है, ये तो हो गई ना इंपल्सिव फोर्स। व्हाट इज इंपल्स? याद रखिएगा, इंपल्स, क्योंकि मैंने बताया कि जब भी आपने फोर्स को खाली नहीं देखना बल्कि ये भी देखना है कि फोर्स कितने टाइम में लग रही है। जैसे कि पहली एग्जांपल जो मैंने दी आपको फुटबॉल वाली और ईंट वाली, तो ईंट में आपको पेन क्यों ज्यादा हो रही है, हालांकि फोर्स तो उतनी है, क्योंकि ईंट सख्त है, रिजिड है। जैसे ही आपने फोर्स लगाई थोड़े टाइम में ज्यादा फोर्स लग रही, लेकिन जब आपने फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो वो ज्यादा टाइम ले रही है, इस वजह से आपकी फोर्स जो है वो उतना डैमेज नहीं कर पाए। तो इसका मतलब इंपल्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो याद रखिएगा, इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, यानी कि इंपल्स आए बराबर आया F मल्टीप्लाई बाय टी। ये जो F इंटू टी की क्वांटिटी है इसे हम बोलते हैं इंपल्स। ये फोर्स कौन सी है स्टूडेंट्स? वही इंपल्सिव फोर्स। नाउ याद रखिएगा, हम कहेंगे ये फोर्स इंपल्सिव फोर्स है। टाइम कौन सा है? वही वेरी शॉर्ट टाइम, जिस टाइम के लिए वो फोर्स लगी। नाउ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, टाइम स्केलर है, वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई तो आंसर भी एक वेक्टर आता है। तो याद रखिएगा, ये जो इंपल्स है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी? इंपल्स उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स होते हैं। तो याद रखिएगा, इंपल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की होती है।
इसके बाद स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं इंपल्स का यूनिट। तो देखिए जी, इंपल्स ये न्यूटन आ रहा है और टाइम क्या है, सेकंड, तो इंपल्स का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन सेकंड। कुछ याद आया स्टूडेंट्स, ये न्यूटन सेकंड और किसका यूनिट है, ये तो मोमेंटम का भी यूनिट है। इसका मतलब मुझे लग रहा है जैसे इंपल्स और मोमेंटम का कोई रिलेशन जरूर बनता है। आइए स्टूडेंट देखते हैं वो क्या रिलेशन है। अभी आपको मैंने आर्टिकल के फर्स्ट हाफ में बताया कि फोर्स किसके बराबर होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसका पूरा फॉर्मूला होगा mvf माइनस mvi ओवर टी। अगर यही टी इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दूं तो स्टूडेंट f मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा उधर, और इधर क्या रह जाएगा, mvf माइनस mvi। स्टूडेंट f मल्टीप्लाई बाय टी क्या होता है, ये देखिए f मल्टीप्लाई बाय टी तो इंपल्स है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वाकई में इंपल्स और मोमेंटम का रिलेशन बन रहा है, और इंपल्स किसके बराबर आ रहा है, मोमेंटम के नहीं, चेंज इन मोमेंटम के, क्योंकि फाइनल में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर रहा हूं। तो याद रखिएगा इंपल्स और मोमेंटम का कैसा रिलेशन है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट, जितना चेंज इन मोमेंटम ज्यादा उतना इंपल्स भी ज्यादा। नाउ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो बच्चे मेरे से पूछते हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स बच्चे कहते हैं कि सर आपने अभी बताया कि जो इंपल्स है वो इंपल्सिव फोर्स जो है वो एक वेरिएबल फोर्स है, और वेरिएबल फोर्स ऐसी फोर्स है जिसकी कोई एक वैल्यू होती नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए, जब आपने इंपल्स निकालना है तो यहां जो फोर्स है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल फोर्स की कई वैल्यूज होती है, तो आपने यहां कौन सी वैल्यू पुट करनी है। बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स जरा देखते हैं, इमेजिन करें आप ये जो ग्राफ है इसको जरा इमेजिन करें, अगर ये पानी होता और ये पानी होता तो क्या ये पानी इस तरह से रहता, कहीं ऊपर कहीं नीचे, पानी फौरन से बैठ जाता और अपनी सरफेस लेवल कर लेता। अब ये जो इसने अपनी सरफेस लेवल कर ली है, अब पानी की हाइट हर जगह एक जैसी है। मैं बिल्कुल इसी तरह से वो जो ग्राफ है मेरे पास फोर्स और इंपल्स का, मैं इस ग्राफ को लेवल कर देता हूं। जब मैं इस ग्राफ को लेवल करूंगा तो लेवल करने के बाद उसी टाइम में फोर्स बराबर की डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। असल में फोर्स इतनी नहीं लग रही, लेकिन अगर हम देखें एवरेज कुल मिलाकर अगर मैं बराबर तकसीम करूं हर टाइम में तो फोर्स इतनी बनती है। ये कौन सी फोर्स है, ये एवरेज फोर्स है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि टोटल मिलाकर इफेक्ट यही आना है इस फोर्स वाला, इस वजह से यहां जो मैं फोर्स लगाऊंगा वो कौन सी फोर्स होगी, वो एवरेज फोर्स होगी, ताकि मैं उसको कैलकुलेट तो कर सकूं। क्योंकि वैसे अगर हम देखें तो फोर्स मुसलसल चेंज हो रही है, जब फोर्स मुसलसल चेंज हो रही हो तो फिर मैं कोई एक वैल्यू तो यहां पुट नहीं कर सकता। नाउ स्टूडेंट जरा देखते हैं कि हम इंपैक्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं। ये देखिए, याद रखिएगा जो हमारे पास इंपल्स का फॉर्मूला आया है वो है F मल्टीप्लाई बाय टी। इंपल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम है F मल्टीप्लाई बाय टी। सपोज करें चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी कि अगर मैं कोई जो है वो हैमर से किसी कील को जो है वो हिट कर रहा हूं, तो वहां पर मैं एक ही अगर फोर्स से अप्लाई करूं तो हम कहेंगे कि ये मोमेंटम क्या रहा, चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट आया। अगर इस चीज को मैं कांस्टेंट रखूं तो याद रखिएगा, क्योंकि ये वाली चीज कांस्टेंट है तो इसने भी कांस्टेंट रहना है। अगर मैं इस टी को इंक्रीज कर दूं टाइम को, तो फोर्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, और फोर्स रिड्यूस होने का मतलब है इंपैक्ट कम हो जाएगा। जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन करें, वही फुटबॉल वाली एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ये फुटबॉल को देखें, ये फुटबॉल एक फ्लेक्सिबल चीज है, बहुत ज्यादा सख्त नहीं होती। अगर आप इसको स्लो मोशन में देखें तो आपको पता चलेगा जब आप इस पर फोर्स लगाते हैं यानी कि किक करते हैं, तो ये फुटबॉल जो है वो थोड़ा सा अपनी जगह से डिस्प्लेस होती है, कंप्रेस होती है, और फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है। इस वजह से ये ज्यादा टाइम लेगी, और जब ज्यादा टाइम लेगी
तो हम कहेंगे, सपोज करो इसने सेकंड के 10वां हिस्सा लिया, 1/10 ऑफ अ सेकंड। अब टाइम ज्यादा, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम तो उतना ही, क्योंकि मैंने किक उसी फोर्स से किया है। तो हमारे पास अगर टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, और फोर्स कम तो इंपैक्ट भी या पेन भी कम ही होगी। यही वजह है कि जब मैं फुटबॉल को किक करूं, क्योंकि वो ज्यादा ड्यूरेशन लेती है उसी फोर्स को ट्रांसफर करने में, इस वजह से हमारे पास जो फुटबॉल है वो इतनी ज्यादा डैमेजिंग नहीं है। लेकिन सेम किक, उसी स्ट्रेंथ की किक मैं इस ईंट पर, इस ब्रिक पर दोबारा से किक करता हूं। अब जरा देखें, ब्रिक सख्त है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, जिसकी वजह से जब आप इस पर किक करेंगे तो आप देखेंगे कि किक फौरन ही पूरी की पूरी ट्रांसफर हो जाएगी फोर्स, और बहुत कम टाइम लगा। सपोज करें 1/100 सेकंड, सेकंड का 100वें हिस्से में, 100th पार्ट में फोर्स लगे। अब टाइम बहुत कम, और टाइम बहुत कम तो इसका मतलब इंपैक्ट या इंपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा। तो टाइम कम, जब टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि टोटल आंसर कांस्टेंट ही रहना है। तो आपने देखा कि हम इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम वो टाइम ड्यूरेशन जिसमें फोर्स ने लगना है वो बढ़ा दें। और वो कैसे बढ़ाएंगे? जब हम कैसे मटेरियल यूज करेंगे जो बहुत ज्यादा रिजिड ना हो, जैसे फोम होता है, जैसे कुशन्स होते हैं, इन पर अगर आप पंच भी करें तो आप देखेंगे कि आपको इतना पेन नहीं होगा। यही वजह है स्टूडेंट कि आपके सर पर अगर बाल ना हो तो 5 न्यूटन की फोर्स आपका स्कल जो है वो तोड़ सकती है, लेकिन जब आपकी स्किन और आपके बाल जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं तो यही फोर्स 5 न्यूटन की आपके स्कल को कुछ नहीं कहेगी। अब शायद 50 न्यूटन या उससे भी ज्यादा फोर्स चाहिए आपके स्कल को तोड़ने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, एक आखिरी बात कहता है आपकी बुक में, एक ऑब्जेक्टिव है, डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इंपल्स? एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या उसमें इंपल्स होगी? देखिए, इंपल्स किसके बराबर है? चेंज इन मोमेंटम। अब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आ रही है। अगर तो वो ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, यानी एक्सेलरेट कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होगी, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा। तो मूविंग ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट भी है तो इंपल्स होगी, लेकिन अगर वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो फिर आपके पास जितनी फाइनल स्पीड है उतनी इनिशियल स्पीड भी होगी, तो ये आंसर माइनस हो जाएगा और इंपल्स कितनी आ जाएगी? 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से इंपल्स बाकी चीजों से डिफरेंट है और इंपल्सिव फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। इंपल्सिव फोर्स वेरिएबल होती है, तो फिर हम यहां क्या पुट करेंगे? वो एवरेज लेकर फोर्स पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप इस आर्टिकल को अच्छी तरह से रिपीट कर लीजिए, और अगर दोबारा जरूरत हो तो इसको फिर से देखिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए